फिर तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंखें बंद रखते हुए मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन ब्रह्मचर्य यम और नियम का पालन करेंगे। पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना संभव है। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रख करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। पुनः सभी का प्रणाम। कितने लोगों ने होमवर्क किया था जो मैंने दिया था? कितने लोगों ने प्रैक्टिस की थी? मैंने कहा था जितने सिस्टम हमने पढ़े हैं उनका एक बार की नोट्स बना लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में आपको बहुत उसका बेनिफिट भी मिलेगा और आपका एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए वेरी गुड। अब आज पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र। हम लोग पढ़ रहे थे, स्टार्ट करेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम। रेणु जी हैं या और जिसको भी पढ़ना है हिंदी से ही पढ़ सकते हैं। हाँ, पढ़ेंगे। उत्सर्जन तंत्र गुर्दा एवं इसके कार्य। प्राणियों द्वारा शरीर में निर्मित पेज नंबर थोड़ा बताइए। पेज नंबर 29। मिल गया सभी को? एक बार देख लो। हाँ, ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। सभी लोग माइक म्यूट रखेंगे। रेणु जी स्टार्ट करें। प्राणियों द्वारा शरीर में निर्मित हानिकारक एवं विषैले अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से विसर्जित करने की जैविक प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। शरीर की क्रियाओं से उपापेय फल स्वरूप शरीर में एक्टिव जटिल यौगिकों अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि का विघटन होता है और कुछ अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है, जिसे उत्सर्जित पदार्थ कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? मैंने कल ये पढ़ सकते ना। हाँ, शायद ये पढ़ा है। इसके आज मैम 32 पेज गुर्दा एवं इसके कार्य सही है। हमने बोला था ना 31 के बाद से था, लेकिन इन्होंने स्टार्ट किया तो उनको लगा जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया तो सुन लेंगे। ठीक है, 31 तक कल इन्होंने पढ़ा था। आज 32 गुर्दा एवं इसके कार्य पढ़ेंगे। हाँ जी, गुर्दा एवं इसके कार्य। लेकिन अब जो पैराग्राफ से कंप्लीट कर दो रेणु जी, जो पैराग्राफ पढ़ रहे थे कंप्लीट कर दो। पहले किससे क्या नाम? नहीं, जहां से स्टार्ट किया था, क्योंकि जब कुछ पढ़ते हैं ना, आपने स्टार्ट किया था इसलिए हमने फिर बोला नहीं। हमने कहा एक पेज पीछे जा रहा है, जो उन्होंने अटेंड नहीं किया होगा उनका रिवीजन हो जाए, वो पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जहां पढ़ रहे थे पैराग्राफ को पूरा कंप्लीट कर दीजिए। हाँ जी। उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? उत्सर्जित पदार्थों का लंबे समय तक शरीर में रहना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसलिए शरीर विभिन्न अंग समूहों के माध्यम से इन पदार्थों का शरीर के बाहर विसर्जन कर देता है। इस प्रक्रिया में शामिल अंग समूहों को सामूहिक रूप से उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। गुर्दा एवं इसके कार्य। किडनी। गुर्दा मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है।
किडनी की खराबी किसी गंभीर बीमारी या मौत का कारण भी बन सकती है। इसकी तुलना सुपर कंप्यूटर के साथ करना उचित है, क्योंकि किडनी की रचना बड़ी अटपटी है। इसके कार्य अत्यंत जटिल है। उनके दो प्रमुख कार्य हैं: हानिकारक अपशिष्ट उत्पादों और विषैले कचरे को शरीर से बाहर निकालना, और शरीर में पानी, तरल पदार्थ, खनिजों, इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में सोडियम, पोटेशियम आदि नियमन करना है। किडनी की संरचना। किडनी शरीर का खून साफ कर पेशाब बनाती है। शरीर से पेशाब निकालने का कार्य मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रनलिका द्वारा किया जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर में सामान्यतः दो किडनी होती है। किडनी पेट के अंदर पीछे के हिस्से में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, पीठ के भाग में छाती की पसलियों के सुरक्षित तरीके से स्थित होती है। किडनी पेट के भीतरी भाग में स्थित होती है, जिससे वे सामान्यतः बाहर से स्पष्ट करने पर महसूस नहीं होती। किडनी राजमा के आकार की एक जोड़ी अंग है। वयस्कों में एक किडनी लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी, 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 4 सेंटीमीटर मोटी होती है। प्रत्येक किडनी का वजन लगभग 150 से 170 ग्राम होता है। किडनी द्वारा बनाए गए पेशाब को मूत्राशय तक पहुंचाने वाली नली को मूत्रवाहिनी कहते हैं। यह सामान्यतः 25 सेंटीमीटर लंबी होती है और विशेष प्रकार की लचीली मांसपेशियों से बनी होती है। मूत्राशय पेट के निचले हिस्से में सामने की तरफ पेड़ों में स्थित एक स्नायु की थैली है, जिसमें पेशाब जमा होता है। वयस्क व्यक्ति के मूत्राशय में 400 से 500 मिलीमीटर पेशाब एकत्रित हो सकता है। जब मूत्राशय की क्षमता के करीब पेशाब भर जाता है, तब व्यक्ति को पेशाब त्याग करने की तीव्र इच्छा होती है। मूत्र नलिका द्वारा पेशाब शरीर से बाहर आता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में मूत्र मार्ग छोटा होता है, जबकि पुरुषों में मूत्र मार्ग लंबा होता है। स्त्री और पुरुष दोनों में किडनी की रचना तथा कार्य प्रणाली इस प्रकार है। किडनी की जरूरत और महत्व क्या है? प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए गए आहार के प्रकार और उसकी मात्रा में हर दिन परिवर्तन होता रहता है। एक मिनट रुकेंगे रितु जी। हाँ जी। सबको किडनी का जो डायग्राम है वो दिख रहा है? सबको सही से दिख रहा है ना? कितना सरल सा बना हुआ है कि दोनों साइड से किडनी के दो है हमारी, तो दोनों साइड से इसमें ट्यूब्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जहां से जो हमारा ब्लड छनने के बाद यूरिन के फॉर्म में जो हमारे नलियां हैं उनसे नीचे आएगा। यूरेटर से कहां से फिर क्या होगा? यूरिनरी ब्लैडर क्या है? एक जगह है, जैसे लीवर से पित्त जो बाइल जूस कहाँ कलेक्ट होता है? गॉल ब्लैडर में। ठीक, इन द सेम वे जो यूरिन है वो कहाँ कलेक्ट होगा? पाइप से आते हुए यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में जब एक प्रॉपर मात्रा में यूरिन कलेक्ट हो जाएगा, तब ब्रेन का जब सिग्नल आएगा, तब हम यूरिन पास आउट करने के लिए हमारे अंदर इच्छा होगी कि अब शरीर से इसे बाहर निकालें। जब ब्रेन से सिग्नल नहीं आएगा, तो आपको पता है ना, कुछ लोगों को टॉयलेट वगैरह या यूरिन पास आउट हो जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता है। ठीक है, बड़ी एज में अक्सर होता है, या कभी कोई ट्रॉमा होता है किसी को, कोई एक्सीडेंटल केसेस होते हैं। इसका मतलब क्या है? उनका ब्रेन से प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है। हमने बताया था, जब भी मैसेज आपकी स्पाइन से ब्रेन को जा रहा है और ब्रेन से स्पाइन को आएगा, तब तो जो ऑर्गन के लिए जो मैसेज गया है उसमें आपको एक सेंसेशन दिखाई देगा, एक रिएक्शन दिखाई देगा। अदरवाइज क्या होगा कि आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर में जब प्रॉपर जितना मात्रा में चाहिए उतना यूरिन यदि कलेक्ट हो गया है, तो हमें ब्रेन से एक सिग्नल आएगा, ब्रेन से मतलब स्पाइन का सिग्नल ब्रेन को, ब्रेन से स्पाइन को, और फिर हम यूरिन पास आउट करेंगे। और इसमें एक और भी प्रॉब्लम है। कई बार ये तो सिग्नल हो गया, और कई बार होता है ना, किसी का शुगर बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, तो आपको पता है थोड़ी थोड़ी देर में यूरिन पास आउट कर रहे हैं। वो क्या है? वो अलग चीज है। वो एक हमारे शरीर में एक साइकोसोमेटिक डिजीज डेवलप हो रही है, जिसके कारण हमारे अंदर हमारा अब उतना कंट्रोल नहीं है हमारे ऑर्गन में कि वो जब फुल हो जाए तब हम उसको पास आउट करें। जिस पर आपका कंट्रोल नहीं होगा
वो चीज कभी भी आपसे से बाहर चली जाएगी। जिस पर आपका कंट्रोल होगा, उसको जब सिग्नल मिलेगा तभी आप एक प्रॉपर टाइम पर उसे पास आउट करेंगे। ठीक, तो यह ध्यान रखेंगे, एक प्रॉपर सिग्नल मिलता है और एक डिजीज वाला है जिसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो उसमें आप निश्चित नहीं कह सकते हैं कि हमें ब्रेन का सिग्नल आएगा तभी हम पास आउट के लिए जाएंगे। ठीक है, कई बार हम कुछ लोगों को, शायद आप लोग भी समझते होंगे कि जब तक वो जाने के लिए रेडी होते हैं तब तक उनका यूरिन पास आउट हो जाता है। ठीक है, ये सब किसकी प्रॉब्लम? किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। ठीक है, जितने भी स्टोन है किडनी के, वो भी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, यूरिन का इन्फेक्शन है वो भी किडनी से रिलेटेड है, फिर किडनी में स्वेलिंग हो जाना, फिर किडनी का डायलिसिस के लिए, डायलिसिस जब किडनी का होता है तो वो सबसे अंतिम अवस्था है, लास्ट स्टेज है कि किडनी की वो सबसे एक टिपिकल स्टेज है। वहां पर जाकर फिर ऐसा नहीं कि उससे ठीक नहीं होते, ठीक हो जाते हैं लोग, लेकिन ये सब टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप ये नहीं कहेंगे कि एलोपैथी क्या है, वो बिल्कुल नो बोल रही है। ठीक है, कंटिन्यूटी डायलिसिस कराते रहिए, लेकिन जो अदर पैथीज है या अदर जो ऑप्शनल थेरेपीज है वो 3 to 6 मंथ टाइम लेते हैं इसके लिए, और वो भी इसे ठीक कर देते हैं। उनका ठीक करने से क्या होगा कि कोई लॉन्ग लाइफ दवा नहीं खानी है, ये फायदा होगा। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे आगे। हाँ जी। किडनी की जरूरत और महत्व क्या है? प्रत्येक व्यक्ति द्वारा लिए गए आहार के प्रकार और उसकी मात्रा में हर दिन परिवर्तन होता रहता है। आहार की विविधता के कारण शरीर में पानी की मात्रा, अम्लीय एवं क्षारीय पदार्थों की मात्रा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। आहार के पाचन के दौरान कई अनावश्यक पदार्थ शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। शरीर में पानी, अम्ल, क्षार तथा अन्य रसायनों और शरीर के अंदर उत्सर्जित होने वाले पदार्थों का संतुलन बिगड़ने या बढ़ने पर वह व्यक्ति के लिए जानलेवा हो सकता है। किडनी शरीर में अनावश्यक द्रव्यों और पदार्थों को पेशाब द्वारा दूर कर खून का शुद्धिकरण करती है और शरीर में क्षार व अम्ल का संतुलन कर खून में इनकी उचित मात्रा बनाए रखती है। इस तरह किडनी शरीर को स्वच्छ व स्वस्थ रखती है। किडनी के मुख्य कार्य: खून का शुद्धिकरण। किडनी निरंतर कार्यरत रहकर शरीर में बनते अनावश्यक जहरीले पदार्थों को पेशाब द्वारा बाहर निकालती है। अपशिष्ट पदार्थों को निकालना। अपशिष्ट पदार्थों को हटाकर रक्त की शुद्धि करना किडनी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। हमारे द्वारा जो भोजन लिया जाता है उसमें प्रोटीन होता है। यह प्रोटीन शरीर को आरोग्य रखने और शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। प्रोटीन का शरीर द्वारा उपयोग किया जाता है, किंतु इस प्रक्रिया में कुछ अपशिष्ट पदार्थों का उत्पादन होता है। इन अपशिष्ट पदार्थों का संचय हमारे शरीर के अंदर जहर को बनाए रखने के समान है। हमारी किडनी रक्त से विषाक्त अपशिष्ट पदार्थों को छानकर उसे शुद्ध करती है। ये विषाक्त पदार्थ अंततः पेशाब से विसर्जित हो जाते हैं। क्रिएटिनिन और यूरिया दो महत्वपूर्ण अपशिष्ट उत्पाद हैं। रक्त में इनकी मात्रा का अवलोकन किडनी की कार्यक्षमता को दर्शाता है। जब दोनों किडनी खराब हो जाती है तो क्रिएटिनिन और यूरिया की मात्रा रक्त परीक्षण में उस स्तर पर पहुंच जाते हैं। शरीर में पानी का संतुलन। एक सेकेंड, एक वर्ड ठीक करें, विषाक्त होता है। ठीक, बोलेंगे विषाक्त पदार्थ। अच्छा, हाँ जी मैम, विषाक्त पदार्थ। शरीर में पानी का संतुलन। किडनी शरीर के विषाक्त का मीन्स क्या है? विषैले में, विषैले मतलब जो बिल्कुल पॉइजनस कंडीशन में है, जो हमारे शरीर के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है, जिसे बोलते हैं, हमें अपनी बॉडी को बोलते हैं ना डिटॉक्सिफाइड करना है। ठीक है, तो जो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है उन चीजों को हमें अपने शरीर से बाहर करना है, उन्हीं की बात हो रही है, विषाक्त पदार्थ। पढ़ेंगे आगे। शरीर में पानी का संतुलन। किडनी शरीर के लिए जरूरी पानी की मात्रा को रखते हुए अधिक जमा हुए पानी को पेशाब द्वारा बाहर निकालती है। जब किडनी खराब हो जाती है तो वे इस अतिरिक्त पानी को शरीर से बाहर करने की क्षमता को खो देती है। शरीर में अतिरिक्त पानी स्थिर होने के कारण शरीर में सूजन हो जाती है। अम्ल व क्षार का संतुलन। किडनी शरीर में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, फास्फोरस, बाइकार्बोनेट वगैरह की मात्रा यथावत रखने का कार्य करती है। उपरोक्त पदार्थ ही शरीर में अम्ल व क्षार की मात्रा के लिए जिम्मेदार होते हैं।
सोडियम की मात्रा बढ़ने या घटने से दिमाग पर और पोटेशियम की मात्रा बढ़ने के कम होने से हृदय और स्नायुओं की गतिविधियों पर गंभीर असर पड़ सकता है। कैल्शियम और फास्फोरस को उचित रखना और उनके स्तर को सामान्य रखना हमारे शरीर में स्वस्थ हड्डियों और स्वस्थ दांतों के लिए अति आवश्यक है। खून के दबाव पर नियंत्रण। किडनी कई हार्मोन बनाती है जैसे एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन, प्रोस्टाग्लैंडिन इत्यादि। इन हार्मोनों की सहायता से शरीर में पानी की मात्रा, अम्लों व क्षारों के संतुलन को बनाए रखती है। इस संतुलन की मदद से किडनी शरीर में खून के दबाव को सामान्य बनाए रखने का कार्य करती है। किडनी की खराबी होने पर हार्मोन के उत्पाद और नमक और पानी के संतुलन में गड़बड़ी से उच्च रक्तचाप हो जाता है। रक्तचाप हो जाता है। रक्त कणों के उत्पादन में सहायता। खून में उपस्थित लाल रक्त कणों का उत्पादन एरिथ्रोपोएटिन की मदद से अस्थि मज्जा में होता है। एरिथ्रोपोएटिन किडनी में बनता है। किडनी के फेल होने की स्थिति में यह पदार्थ कम या बिल्कुल ही बनना बंद हो जाता है, जिससे लाल रक्त कणों का उत्पादन कम हो जाता है और खून में फीकापन आ जाता है, जिसे एनीमिया, खून की कमी का रोग कहते हैं। हड्डियों की मजबूती। स्वस्थ हड्डियों को बनाए रखने के लिए किडनी विटामिन डी को सक्रिय रूप में परिवर्तन करती है, जो भोजन से कैल्शियम का अवशोषण हड्डियों और दांतों के विकास और हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होती है। श्वसन तंत्र। श्वसन रक्त में ऑक्सीजन का पहुंचना। तो 1 मिनट रुकेंगे, सबको एक 5 मिनट का टास्क दे रहे हैं। सब किडनी का एक डायग्राम बनाओ, चाहे देखकर बनाओ या बिना देखे बनाओ, और किडनी का फंक्शन लो, किडनी का कार्य क्या है। ठीक है। हो गया सभी का? हेलो। हाँ जी मैम। ठीक, चलिए। किसने किसने सही डायग्राम बनाया है
और कुछ लाइंस नोट किए वो बोल दे। मैं क्यों मैं लिख रहा हूँ। बोलेंगे लिख। किडनी ब्लड में से वेस्ट और टॉक्सिन को निकालता है। किडनी यूरिन बनाती है और यूरिनरी ब्लेंडर में भेज देती है। और किडनी से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम का मतलब बैलेंस मेंटेन करती है। बस इतना ही पॉइंट। और जो हमारा हाई बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? किडनी रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए जब किसी का बीपी बढ़ा होता है तो उसको क्या देते हैं? ठंडा पानी देते हैं। और किडनी की किसी को कितनी भी समस्या हो, कुछ चीजें हैं जो किडनी पर सडन काम करते हैं। उसमें से है जब हम लेटते हैं तो 30 डिग्री पर अपने पैरों को ऊंचाई पर रखें तो किडनी हेल्दी रहे। और पानी रात के समय, शाम के समय कम ले, सुबह पानी अधिक ले। और कुछ और भी चीजें हैं, जैसे किडनी में स्टोन कब बनते हैं तो उनके लिए ध्यान रखना है। योग करने के बाद, जब भी योगाभ्यास किया हो तब, भोजन करने के बाद यूरिन पास आउट जरूर करें। थर्ड क्या है कि जब भी यूरिन पास आउट करने का ब्रेन से सिग्नल आने लगे तो यूरिन को रोके नहीं, अदरवाइज स्टोन बनने के बहुत फास्ट चांसेस बनते हैं। ठीक है, इस चीज को बहुत सारे लोग नहीं जानते कि क्यों स्टोन बन रहे होते हैं। तो जब हम उसको रोक लेते हैं और एक ब्रेन का सिग्नल आ रहा है, फिर भी होता है ना कुछ करें अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद, या किसी भी कारण से हो सकता है, तो वो क्या है कि वो ठीक नहीं है। तो जब आपको सिग्नल मिले उस समय आप पास आउट कर जाए। यूरिन अगर बहुत पास आउट होने लगे, अचानक से कुछ ऐसे सिम्टम आने लगे, तो क्या करना है? नमक, नींबू, चीनी का घोल बनाकर लगातार 2 से 3 बार दिन में पिए, फास्ट कंट्रोल हो जाएगा। इन्फेक्शन हो रहा हो तो क्या करना है? जो हमारा यूरिन पास आउट करने वाला जो प्लेस है वहां पर उसकी सफाई करनी है, नीम के पानी से या फिर फिटकरी के पानी से। तो जो इन्फेक्शन सडन होता है वो रुक जाएगा। ठीक। और जब भी कहीं जाएं बाहर, पहले टॉयलेट में फ्लश ऑन करें। अपने घर में तो ध्यान ही रखते हैं, लेकिन बाहर जाना हो तो हमेशा ध्यान रखें, टॉयलेट का पहले फ्लश ऑन करें, पानी सही से निकल जाए, उसके बाद फिर आप जाए, और फिर आप जाए फिर फ्लश ऑन कर दें। क्योंकि कई बार यूरिन इन्फेक्शन क्या होते हैं, जब हम कई जगह के टॉयलेट्स यूज कर लेते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो अक्सर करके वहां पर भी ये प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो किडनी हेल्दी रहेगी। मैम बोलेंगे। वो किडनी स्टोन होता है वो किडनी में होता है या यूरिनरी ब्लैडर में होता है? वो जो पाइप है उसमें होता है, मतलब जो किडनी स्टोन जो क्रिएट किडनी में होगा, और जो उसकी पाइप्स हैं, जो ट्यूब्स हैं जो आ रहे हैं, यूरिन जहां से पास हो रहा है वहां पर फोम फंसता है, जिसके कारण यूरिन पास आउट नहीं होता है। ठीक है, ब्लैडर में आ जाएगा तब तो पास हो जाएगा। ब्लैडर तो एक प्लेस है, ब्लैडर से पहले ऊपर जहां वो ट्यूब्स दिखा रहे हैं वहां पर, तभी तो क्या होगा कि किडनी, अब किडनी की तरफ से ब्लड फिल्टर हुआ है तो यूरिन नीचे आना चाहिए, लेकिन वहां स्टोन आ रहे हैं तो वो यूरिन सही से पास आउट नहीं होगा, फिर पेनफुल कंडीशन होगी। ठीक है, क्योंकि किडनी के जो स्टोन है, गॉल ब्लैडर के स्टोन को डिजॉल्व करना थोड़ा सा टफ है, बहुत टफ वो भी नहीं है, लेकिन किडनी के स्टोन को ठीक करना बहुत सिंपल सी चीज है। केवल आप अपनी डाइट ठीक कर लें, प्राणायाम सही से करें, और जो हमारा कपालभाति प्राणायाम है, सॉरी क्रिया है वो, और अनुलोम विलोम चेन सिस्टम में जो प्राणायाम किया जाता है, इसे आप ढंग से करते हैं और सही पानी ले रहे हैं, फाइबर वाली डाइट ले रहे हैं, तो किडनी के स्टोन को डिसॉल्व करना बहुत रिलैक्सेशन मोड में भी इसे ठीक किया जा सकता है। छोटा सा काम। गॉल ब्लैडर के जो स्टोन होते हैं वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसे भी ठीक किया जा सकता है। चलिए, और हाँ, एक चीज खाने में क्या ध्यान रखना है, जो लोग लगातार डेली आंवला लेते हैं उनको ना तो उनका इंसुलिन कम होता है और ना किडनी की प्रॉब्लम होती है।
इसलिए आंवला किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो चटनी के फॉर्म में लें, जूस के फॉर्म में लें, लिक्विड गर्म पानी के साथ लें, पाउडर के फॉर्म में लें, कैसे भी लें, आंवला लेंगे तो आपको किडनी और इंसुलिन जो शुगर की समस्या है वहां दोनों में कंट्रोल मिलेगा। ठीक, इसलिए सभी लोग इसका ध्यान रखें। आंवला इस समय तो सीजन ही है, आराम से लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं। हाँ जी मैम। श्वसन तंत्र, श्वसन और रक्त में ऑक्सीजन का पहुंचना। प्रत्येक जीव को जीवित रहने हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण या विघटन करके ऊर्जा प्रदान करते हैं। भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की यही प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जीवों में संपन्न होने वाली वह ऑक्सीकरण क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में जटिल भोज्य पदार्थों का सामान्य शरीर तापमान पर विभिन्न एंजाइमों के नियंत्रण में क्रमिक अपघटन होता है, जिसके फलस्वरूप सरल भोज्य पदार्थ अथवा जल अथवा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है, श्वसन कहलाती है। ऑक्सीजन के अंतर्ग्रहण करने का कार्य श्वसन तंत्र करता है। श्वसन तंत्र के द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिका ऑक्सीजन की आपूर्ति प्राप्त करती है, साथ ही साथ ऑक्सीजन उत्पादन से मुक्त हो जाती है। श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। ए बाह्य श्वसन, बी गैसों का परिवहन और सी आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन प्राणी और वातावरण के बीच श्वसन गैसों के आदान प्रदान अर्थात ऑक्सीजन का शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना बाह्य श्वसन कहलाता है। इस प्रकार की श्वसन क्रिया को फुफ्फुस कहते हैं, इसलिए इसे श्वसन भी कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन का रुधिर में मिलना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकलना सम्मिलित होता है, इसे गैसीय विनिमय कहते हैं। स्तनधारियों में बाह्य श्वसन दो पदों में होता है, श्वासोच्छ्वास, गैसों का विनिमय। श्वासोच्छ्वास स्तनधारी में एक जोड़े लचीले स्पंजी फेफड़े होते हैं जो वक्ष गुहा में स्थित एक जोड़ा गुहाओं के भीतर सुरक्षित बंद रहते हैं। फेफड़ों में निश्चित दर से वायु भरी तथा निकाली जाती है, जैसे सांस लेना या श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वास लेने की प्रक्रिया दो भागों में संपन्न होती है। एक नंबर निश्वास, जब वायु वातावरण से शरीर के भीतर श्वासोच्छ्वास अंगों में प्रवेश करती है तब उस अवस्था को कहते हैं। पसलियां तथा स्टंट नरम ऊपर था बाहर की ओर खींचते हैं, जिससे वह चूहा का आयतन बढ़ जाता है, या डायफ्राम की रेडियल पेशियां सिकुड़ती है जिससे डायफ्राम चिपटा हो जाता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन अग्र पश्चिम दिशा में बढ़ जाता है। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से दबाव कम हो जाता है, फेफड़े फैलते हैं, वायु नासावेशमों ट्रैकिया, ब्रोंकस व ब्रोंकियोलस आदि से होती हुई फेफड़ों में पहुंचती है। गैसों का आदान प्रदान एल्वियोली में होता है। एल्वियोली से ऑक्सीजन विसर्जित होकर रुधिर में तथा कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से विसर्जित होकर फेफड़ों की एल्वियोली में पहुंचती है। 2 नंबर उच्छ्वास, जब श्वसन अब एक मिनट रुकेंगे, अब सब सीधे बैठेंगे। ठीक, पहले इसकी बस एक प्रोसेसिंग एक बार समझ लेते हैं तो फाइनल हो जाएगा। हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। ठीक, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा श्वसन तंत्र? नोस्ट्रल। ठीक, ये क्या है? ये हमारा वो प्लेस है जहां से हम श्वास अंदर जाने का रास्ता है। ठीक है, वे है। तो हम जब सबसे पहले, इसमें कोई एफर्ट तो लगता नहीं है, नेचुरली हम श्वास लेते हैं। श्वास कहाँ जाएगा? पीछे लैरिंग्स, फेरिंग्स और फिर ये विंड पाइप है। ठीक, विंड पाइप क्या है? जब हम भोजन करते हैं तो विंड पाइप से ही भोजन अंदर जाता है और वहीं से श्वसन जो श्वास है वो भी अंदर जाती है। जब भोजन की बाइट अंदर जा रही, जो हमने किया है वो अंदर जा रहा है, तो श्वास उस क्षण, उस मोमेंट में श्वास रुक जाएगा। और जब श्वास अंदर जाएगा तो भोजन एक क्षण के लिए, एक 1 मोमेंट के लिए भोजन का अंदर जाना रुकेगा। और यदि दोनों एक साथ हो गए तो क्या होगा? खांसी आएगी। ठीक है, कई बार देखा ना, बात करते हुए क्या होता है, ये तो प्रॉब्लम होती है कि बात करते हुए
बात भी कर रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, श्वास भी ले रहे हैं, तीनों एक डायरेक्शन में जब काम करते हैं तो फिर जो हम भोजन कर रहे थे वो अंदर नहीं जाएगा, अब वो बाहर निकल जाएगा और ऐसा लगेगा कि वो अटक रहा है कहीं पर, या तो फिर कई बार नाक से भोजन निकल जाएगा। ये कंडीशन होती है। तो ये क्या है, इसका मतलब कि भोजन करते समय बात ना करें तो सहजता से भोजन कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा जो हम लोग नंबर देख रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट करें, तो नोज, नोस्ट्रिल्स हमारे हो गए, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ट्रेकिया को ही विंड पाइप बोल रहे हैं यहाँ पर, अभी उसमें देखेंगे जो आपका डायग्राम वहां पर भी है। उसके बाद नीचे कहाँ जाएंगे, फिर लंग्स में, फिर यहाँ लंग्स दो हैं हमारे, जिसमें ब्रोंकाई है, फिर उसके अंदर ब्रोंकियोल्स है, और उसके भी नीचे का जो लास्ट पार्ट है वो है एल्वियोल्स। एल्वियोलाइज या एल्वियोल्स क्या है हमारे, वो जगह है, वो स्थान है, ये एल्वियोल्स है हमारे, ये जैसे बलून होते हैं, गुब्बारे का गुच्छा, बलून को देखा है एक साथ बलून, या फिर ग्रेप्स का बंच देखा है एक साथ अंगूर का गुच्छा, ठीक है, तो अंगूर का गुच्छा जैसे होता है बस ऐसे एल्वियोल्स है हमारे, और ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का अंतिम हिस्सा है। यहाँ पर क्या होता है, अभी हम लोग ऊपर पढ़ रहे थे कि गैसेस के बारे में, सबसे पहले हमने क्या देखा था, अंतः श्वसन, सेकेंड था गैसों का विनिमयन, और फिर था बाह्य श्वसन। अंतः श्वसन मीन्स होता है इनहेल, बाह्य श्वसन मीन्स एक्सेल, श्वास को बाहर किया। गैसेस का जो विनिमयन है वो क्या है, गैसेस ट्रांसफॉर्मेशन है, या गैसेस का एक्सचेंज है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गैसेस का एक्सचेंज क्या है, गैसेस के जो एक्सचेंज जब होती है तो इसका मीन्स है कि हम श्वास लेते हैं, श्वास में हवा में क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक, वो ऑक्सीजन किसके माध्यम से हमारे शरीर में जा रही है, ब्लड के माध्यम से। ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से शरीर में जा रही है, लेकिन शरीर के किस हिस्से में जा रही है, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के एल्वियोल्स में जा रही है, ठीक। रास्ता कहां से था, नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, लंग्स में ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, और फिर एल्वियोल्स। ये एक पैटर्न है, एक तरीका है, रास्ता है। तो जो एल्वियोल्स में जब हमारी ऑक्सीजन जाती है तो यहाँ क्या होगा कि लिया ऑक्सीजन है, एल्वियोल्स में गैसेस का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ हो रहा है, एल्वियोल्स में हो रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हम श्वास लेते हैं तो एल्वियोल्स किसको ले रहे हैं, ऑक्सीजन को, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो एल्वियोल्स ऑक्सीजन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अब जब हमने ऑक्सीजन लिया है, जितनी देर में हमने श्वास ली है उतनी देर में क्या हुआ है कि जो हमारे लंग्स है उनका फंक्शन क्या था, ब्लड को प्यूरिफाइड करना, ठीक, ब्लड को प्यूरिफाई करना, और प्यूरिफाइड जो ब्लड है उसको पूरी बॉडी में सप्लाई कौन कर रहा है, हार्ट कर रहा है, और सप्लाई करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है ब्लड में उसको फिल्टर कौन कर रहा है, किडनी कर रही है। तो जब हमने श्वास लिया, ऑक्सीजन इनटेक की, इनहेल किया, तो उस समय पर श्वास लेने पर ब्लड प्यूरिफाइड हो गया, और इस प्यूरिफाइड ब्लड को हार्ट ने पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया। ये उतने क्षण में हुआ है जितनी देर में हमने श्वास लिया है, और जैसे ही हम श्वास छोड़ेंगे तो हार्ट क्या कर रहा है, प्यूरिफाइड ब्लड को सप्लाई करता है, और जो इम्प्यूरिफाइड ब्लड है वो लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर कर रहे हैं। तो श्वास जब हम बाहर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का मतलब है बाहर करने का मीन्स है कि जो इम्प्यूरिफाइड ब्लड है उसको हमने गैसेस के फॉर्म में बाहर किया। अभी हम लोग क्या समझते हैं कि प्यूरिफाइड ब्लड, इम्प्यूरिफाइड ब्लड, तो ये हो क्या रहा है, तो ये ब्लड बाहर नहीं निकलेगा, कोई इम्प्यूरिफाइड ब्लड को बाहर नहीं निकालना है, ब्लड को गैसेस के फॉर्म में बाहर निकालना है। सबके यहाँ जहाँ सीवरेज बने हुए हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, सबके यहाँ पाइप लगे हुए हैं ना घरों पे, वो किस लिए लगे हुए हैं, ताकि जो उस गैसेस हैं वो वहां से बाहर निकल जाए,
ठीक है। ऐसे ही हमारे शरीर में हम वातावरण से शुद्ध हवा ले रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, और जो बाहर कर रहे हैं वो क्या है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मीन्स बिल्कुल क्लियर माइंड में होना चाहिए, ये जो हमारा इम्प्यूरिफाइड ब्लड है जो हार्ट में आता है, और हार्ट किसी लंग्स के साइड भेज देगा शुद्ध होने के लिए, प्यूरिफाई होने के लिए। वो जो इम्प्यूरिफाइड ब्लड है वो प्यूरिफाइड किसके फॉर्म में होगा, ऑक्सीजन के। ठीक। और इम्प्यूरिफाइड ब्लड हमारे बॉडी से किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक। कितने लोग हैं जिनको 1% ये बात समझ में है, 1%। अगर कुछ लोगों को भी आ गई तो हम समझ लेंगे कि मेरा पढ़ाना सफल हो गया, क्योंकि इतना आसान नहीं है एनाटॉमी फिजियोलॉजी को इतने शॉर्ट टाइम में पढ़ाना। ठीक है। कुछ कह रहे मैम टर्म्स थोड़े से डिफिकल्ट है, तो थोड़ा सा बार बार पढ़ेंगे तो शायद याद हो जाएंगे। नहीं, हम बार बार बोलते कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। समझ में आया ना कि हमारे लंग्स का फंक्शन क्या है, हार्ट का क्या है, किडनी का क्या है। केवल ये 3 चीजें जिसको समझ में आ गई ना, तो एनाटॉमी का बेसिक पॉइंट समझ में आ गया, क्योंकि पूरी बॉडी का फंक्शन इन्हीं पर तो चल रहा है, लंग्स, हार्ट, किडनी पर। ठीक है, एक साथ ये तीनों काम करते हैं। तो लंग्स का वर्क हमें समझ, क्योंकि अभी आप लोग क्या समझते हैं, जब आप बोलते हैं कि ब्लड इनका इम्प्यूरिफाइड है, तो हम लोग पता नहीं उसको दूसरे फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में समझ रहे थे, जबकि ये गैसेस फॉर्म में। ठीक है, इसीलिए यदि किसी को अपना हीमोग्लोबिन ठीक करना हो, ब्लड को प्यूरिफाई करना हो, तो क्या करना होता है, केवल आप 21 डेज प्राणायाम कीजिए चेन सिस्टम में, अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम, आपका ब्लड प्यूरिफाइड हो जाएगा। और कितना भी आपके पास डाइट अच्छी ना हो, फिर भी आप यदि प्राणायाम करेंगे चेन सिस्टम में, 3 मंथ्स के अंदर आपका हीमोग्लोबिन आइडियल हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। फीमेल का 12.14 है। ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। कई बार हम सोचते हैं, क्योंकि सबसे अच्छी डाइट क्या है हमारी बॉडी के लिए, ऑक्सीजन। मैम इसी चीजें हाँ बोलेंगे लीजिए। मैम चेन सिस्टम मतलब? हाँ, मेरा भी सेम क्वेश्चन है मैम। बिना रुके हुए अभी हम क्या करते हैं, 2 मिनट हमने किया अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम, फिर 2 मिनट शीतली प्राणायाम, 2 मिनट भस्त्रिका, 2 मिनट कपालभाति, 2 मिनट भ्रामरी। ऐसे तो आप कितनी भी देर करें कुछ नहीं होने वाला है। केवल आप अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम को ही 20 मिनट्स करिए विदाउट एनी ब्रेकिंग। तब जाकर आपकी बॉडी में एक रिदम बनता है, श्वास लेने का पैटर्न प्रॉपर होता है। ठीक है, अभी हमको कुछ पता ही नहीं, हम बस किए जा रहे हैं और हमें कुछ भी नहीं पता। कितने लोग, यदि आप लोग यहाँ पर सही से प्राणायाम कर रहे हो ना, तो आपको कोई रोग होने की संभावना नहीं, और होगा भी तो फास्ट ठीक हो जाएगा। लेकिन हमें प्राणायाम का पैटर्न, हम मोस्ट ऑफ द लोग क्या कर रहे हैं, प्राणायाम थोड़ी देर एक किया, थोड़ी देर दूसरा किया, उसके बाद क्या कर रहे हैं कि योग में आसन तो किए जा रहे हैं, आपको ये पता ही नहीं है कि योग में यदि प्राणायाम को हटा दे तो योग में कुछ नहीं बचा। ठीक, तो आसन जो है आप थोड़ी देर करें, लेकिन प्राणायाम अधिक करें, क्योंकि प्राणायाम से जो बैलेंस क्रिएट होता है वो आपके आसन को मेंटेन करने में सपोर्ट करता है। ठीक, जो भी लोग आसन को प्रॉपर होल्ड नहीं कर पा रहे, इट मीन्स वो प्राणायाम ठीक से नहीं कर रहे हैं। आसन में यदि होल्डिंग टाइम आपको बढ़ाना है तो प्राणायाम को मेंटेन करना है। ठीक, अपने किसी भी डिजीज पर कंट्रोल पाना है, कंट्रोल करना है, तो एक अपनी डाइट को ठीक करें, दूसरा प्राणायाम चेन सिस्टम में करें। अब जैसे चेन सिस्टम में प्राणायाम करते हैं तो आपके जितने आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उनके ब्लॉकेजेस ओपन हो जाएंगे, और जैसे ही आपके आर्टरीज वेन्स के ब्लॉकेजेस ओपन होंगे तो क्या होगा कि जो आपका ब्लड है वो प्रॉपर वे में ऑक्सीजन के साथ पूरी बॉडी में फ्लो करेगा। यदि आपके शरीर में, ये मेरा आंसर ज्यादा आपकी तरफ आपके लिए, लेकिन हम पहले क्वेश्चन पूछ लें। पता है आपके शरीर में रोग कहाँ उत्पन्न होते, शरीर में डिजीज कहाँ डेवलप होती है? बोलेंगे मुझे, माइक अनम्यूट करें। मैम आई थिंक स्टमक में, ब्लड में।
आई डोंट नो। हमारा क्वेश्चन है कि आपकी बॉडी में डिजीज कहाँ डेवलप होते हैं। कई बार होता है ना, कभी पैर में, कभी घुटने में, किसी भी पार्ट में बॉडी के हो सकती है डिजीज। ठीक है, जिस पार्ट में ब्लड में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। जी मैम, मैं ये बोलना चाह रहा था। ठीक है, ठीक है, क्या आपने बताया था? ठीक है, जब भी बॉडी में किसी भी पार्ट में ब्लड जहाँ है, ब्लड में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, समझना वहां चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, और ये ऑक्सीजन किस माध्यम से पहुंचाया जा सकता है? प्राणायाम में। जब आप 20 मिनट चेन सिस्टम में करते हैं, बार बार हम बोलते हैं कि 20 मिनट चेन सिस्टम में प्राणायाम करेंगे तो योग करने का फायदा मिलेगा। अदरवाइज 1 घंटे नहीं 10 घंटे आसन कीजिए, न तो आपकी लाइफ में कोई बैलेंस आएगा और न आपके डेली लाइफ के रूटीन में कोई चेंजेस खास नहीं दिखेंगे। क्योंकि आसन करने में अगर कुछ होता तो सर्कस में जो लोग परफॉर्म करते हैं वो आपके आसन से 50 गुना अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो तो रुपए मांग रहे होते हैं। और रास्ते में भी आपने बहुत लोगों को देखा होगा, रस्सी पर चल रहे हैं, कटोरे पे बैठे हैं, तो ये क्या है? वो तो आप ऐसा कभी कर ही नहीं पाएंगे, और फिर वो तो पैसे मांग रहे हैं। इसका मतलब है कि वो एक बॉडी की हैबिट में हमने उसे लिया है, लेकिन बॉडी के साथ उसमें माइंड कनेक्ट नहीं है। ठीक है, जैसे एक होता है ना कि एक छोटा बच्चा है और एक वो गाय के बच्चे को डेली गोद में उठा रहा है, डेली उठा रहा है, वो जितना बड़ा हो जाएगा गाय का बच्चा तभी उठाएगा। क्यों उठाएगा? क्योंकि उसकी हैबिट है। जो चीज आप फर्स्ट डे से, आपको अपने बच्चे को गोद में उठाने में कितना वजन फील होता है। ठीक है, इवन वो आपके जितना बड़ा हो जाता है ना, और आपको लगे कि उसको जरूरत हो तो आप तब भी उठा लेंगे उसे। क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे माइंड की एक सेटिंग बनी हुई है। लेकिन ये माइंड की सेटिंग तो पैम्परिंग के कारण है। फिजिकली हम उठा रहे थे बचपन से उठे, तो जब किसी को फिजिकली उठा रहे हैं, उठाने के लिए, उठने के लिए उसको मोटिवेट करते हैं, तो क्या होता है, ये बॉडी के लेवल पर होता है। तो बॉडी के लेवल पर सर्कस भी किया जाता है, तो आसन से वो कई गुना बेहतर है। लेकिन प्राणायाम का मतलब है, मीन्स है कि हमारी बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों में कनेक्टिविटी है। इसका नाम योग है। ठीक, तो ये जो हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, वो किसके लिए पढ़ रहे हैं? कि कैसे हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी को समझकर योग को अपने लिए अप्लाई करें, ताकि हमारे जिस अंग में, ऑर्गन में डिजीज है उसे ठीक करें। ठीक है, ये इसका मतलब है। बोलेंगे मुझे? मैम, जो फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं हो पाता है वो इसी वजह से नहीं हो पाता है क्या? फॉरवर्ड बेंडिंग ना होने के 2 कारण हैं। एक तो, पहला तो कारण ये है कि फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं होनी तो डिजीज नहीं है कोई भी। यहाँ पर तो 2 चीजें, एक तो हम लगातार अभ्यास नहीं करते, एक ये कारण है। दूसरा कारण है कि हम अभ्यास भी कर रहे हैं तो भी कई बार फॉरवर्ड बेंडिंग किसी की बहुत अच्छी नहीं है, किसी की बैकवर्ड अच्छी नहीं, किसी की साइड बेंडिंग अच्छी नहीं। ठीक, तो ये सब अगर प्रॉपर वे में आप करेंगे तो फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छी नहीं है, तो ये आपकी साइकोलॉजी प्रेजेंट कर रही है कि आप फ्लेक्सिबल मोड में नहीं जीते। ठीक है, आपकी बैकवर्ड बेंडिंग अच्छी नहीं, इसका मतलब आपका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है वो अच्छा नहीं है। साइड बेंडिंग नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब जो एडजस्टिंग नेचर है वो, अगर कोई टिपिकल सिचुएशन आ जाए तो एडजस्ट करने नहीं कर पाएंगे, उसे टैकल नहीं कर पाएंगे। ये क्या है, आसन जब हम प्रॉपर वे में करते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग आगे पीछे साइड सभी तरफ कर पा रहे हैं, तो आप समझना ये लोग बैलेंस पर्सनालिटी। मैम, बस फॉरवर्ड नहीं होता अच्छे से, बाकी सब होता है, साइड बैक सब। फॉरवर्ड में पेन होता है, और फॉरवर्ड में भी कुछ आसन नहीं हो पाते, जैसे जो स्प्लिट आसन है ना प्रॉपर, वो नहीं हो पाते हैं मैम। उसमें थोड़ा ही आगे जा पाती हूँ, आगे नहीं। बटरफ्लाई में आगे चली जाती हूँ, उस पर प्रॉपर फॉरवर्ड हो रहा है, बट जब लेग स्प्रेड करके फॉरवर्ड जाना होता है ना, वो नहीं होता मैम मुझसे। पश्चिमोत्तानासन, उपवेशनासन है ना, पैरों को ऊपर करके सिर जमीन पे लगा। हाँ, बस एक ये वाला नहीं होता मैम। कोई बात नहीं, देखो इसमें कोई ऐसी बात नहीं, आप करना चाहेंगे तो धीरे धीरे उसे कर सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे कर सकते हैं, लेकिन फिर बता दें
आसन से हमारी जो हमारा नेचर है वो भी सामने आता है। कुछ लोगों को होता है कि वो परिस्थितियों के साथ झुकते नहीं है, या ये कहते हैं कि झुकना उन्हें पसंद नहीं है, ठीक है। तो वैसे तो ठीक है, लेकिन यदि बैलेंस करना है तो हमें सभी तरफ मैनेज करना है, ठीक? क्योंकि जीवन क्या है, ये किसी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है कि हमारे जीवन में हमेशा एक जैसा समय रहेगा, कोई नहीं कह सकता। और यदि ऐसा कोई कह रहा है तो वो गलत बोल रहा है, ठीक है। तो क्या है कि हमें अपने जीवन में इतना, ये जो योग करने का मीन्स क्या है, जिसके आसन आगे नहीं, आगे वाले सही नहीं, वो आगे वाले ठीक कर ले, जिसके पीछे वाले सही नहीं वो पीछे। इससे क्या होगा, हमारी लाइफ बैलेंसिंग मोड में आ जाएगी। तो योग से लोग ऐसे ही अपना जीवन बदल लेते हैं, ठीक? किसी ने मैम हैंड रेज किया, हाँ बोलेंगे जी। अमित जी बोलेंगे, फिर किसी बोलेंगे। वो रिस्पायरेटरी मैम, हाई हाई बीपी में गर्म पानी पी सकते हैं या नहीं? हाई बीपी में कुछ भी ना गर्म पानी पीना है, ना कॉफी चाय ये नहीं लेनी है, पीछे झुकने वाले आसन नहीं करने हैं, ठीक है। हाई बीपी में नहीं करेंगे। आप अपने मन से सोचो, हाई बीपी में तो व्यक्ति का माइंड वैसे ही गर्म है, ठीक है। लो बीपी में हाँ मैम। ठीक है। चलिए शीतल जी कुछ कह रहे हैं? वो डायफ्राम जो है, बॉर्डर लाइन जहाँ रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड होती है और डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होती है, उसका फंक्शन क्या है वो तो नहीं समझ में आया। नहीं, डायफ्राम का कोई फंक्शन नहीं है। डायफ्राम का सिर्फ इतना रोल है कि अब यहाँ से रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हुआ और डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हुआ। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। मैम वो मतलब डायफ्राम क्या है, मतलब वो समझ में नहीं आया। ये पेन है, दिख रहा है पेन सबको? यस। पेन के ऊपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है और पेन के नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर होगी? एक तरीके से डिवाइडर है मैम, दोनों ऑर्गन्स को बॉर्डर लाइन कह सकते हैं। बॉर्डर लाइन हम पहले बोल रहे हैं, ये बॉर्डर लाइन है, बस उसके नीचे वो डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हो रहा है और उसके ऊपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। पूछा जाता है क्वेश्चन में, डायफ्राम हमारे किस अंग से संबंधित है? तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है। और ये क्या प्रेजेंट करता है और ये क्या रोल प्ले कर रहा है? तो बॉर्डर लाइन का रोल प्ले कर रहा है। चलिए आप सभी लोग बैठेंगे, सभी का क्वेश्चन हो गए, नहीं हुए तो नेक्स्ट हम लेंगे, ठीक है। मैम छोटा सा क्वेश्चन बोलेंगे क्योंकि मेरी हाँ। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट है, ठीक बोलेंगे। है मैम। मैम प्राणायाम करने से पहले हमको वो क्या सूक्ष्म व्यायाम और आसन करना जरूरी है? सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं तो थोड़ा सा बॉडी एक्टिव मोड में आ जाती है, ठीक। चाहे वो 10-5 मिनट के बस केवल पैर आगे करने वाले, मैम जो हम इवनिंग को करते हैं तो जैसे कि 7-8 बजे करते हैं तो उसमें भी करना पड़ेगा? सभी को सब समझ लेना चाहिए, प्राणायाम सूर्यास्त के बाद ना करें, नहीं करते। फिर नींद अच्छी नहीं आएगी। केवल एक प्राणायाम है जिसे आप कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम, ठीक? क्योंकि भ्रामरी प्राणायाम स्ट्रेस फ्री करता है आपको और गहरी नींद लाता है, इसलिए ठीक। तो एक प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, ओम चैंटिंग कर सकते हैं, ब्रेथ काउंटिंग कर सकते हैं, बट प्रॉपर प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम को छोड़कर नहीं कर सकते, ठीक। चलिए अमित जी आप क्या पूछे, तो आप भी पूछ ले, बस तुरंत हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैम, नीम का पानी मतलब नीम के पत्ते का पानी है ना? आपने बोला नीम का पानी पीना चाहिए। यूरिन इन्फेक्शन के लिए आपने सजेस्ट किया ना, हाँ। फिटकरी का पानी और पीना नहीं चाहिए, पीना नहीं है, क्लीन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को वॉश करना है, क्लीन करना से। ओके मैम। उसके बाद और फिटकरी भी यूज कर सकते हैं। चलिए सब बैठेंगे शांति से। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes, then open your eyes. सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम मैम।